नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। पटना और आरा में ईओयू की बड़ी कार्रवाई इस वक्त होती हुई, तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पटना और आरा में ईओयू की बड़ी कार्रवाई होती हुई सतीश कुमार सिंह के ठिकानों पर इस वक्त छापेमारी जारी है। रानी तालाब के तत्कालीन थाना प्रभारी के ठिकानों पर इस वक्त ईओयू छापेमारी कर रही है। आय से अधिक संपत्ति मामले में ये कार्रवाई की जा रही है। आरा के कुल्हड़िया में इस वक्त छापेमारी होती हुई, तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आय से अधिक संपत्ति मामले में थाना प्रभारी के घर पर छापेमारी चल रही है। आरा के कुल्हड़िया में इस वक्त छापेमारी चल रही है और लगातार इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं, जहां पर अवैध तरीके से धन अर्जित करने वालों पर ईओयू की नजर लगातार बनी हुई है। सतीश कुमार सिंह के ठिकानों पर इस वक्त छापेमारी चल रही है। आपको बताते चले कि आय से अधिक संपत्ति का ये पूरा मामला है। रानी तालाब के तत्कालीन थाना प्रभारी पर ईओयू का ये बड़ा एक्शन होता हुआ आय से अधिक संपत्ति मामले में एक कार्रवाई, जहां पर पटना और आरा के ठिकानों पर इस वक्त छापेमारी चल रही है। आरा के कुल्हड़िया में इस वक्त ईओयू छापेमारी कर रही है। पटना और आरा में ईओयू की ये बड़ी कार्रवाई होती हुई, तो सतीश कुमार सिंह के ठिकानों पर इस वक्त छापेमारी चल रही है। और आपको बताते चले कि रानी तालाब के तत्कालीन थाना प्रभारी पर ईओयू का ये बड़ा एक्शन सामने आ रहा है। और अब बात बिहार में लगातार हो रहे ब्लास्ट की। बिहार में बम विस्फोटों का अंतहीन सिलसिला लगातार जारी है। भागलपुर गोपालगंज के बाद अब मोतिहारी में बम विस्फोट हुआ। नगर थाना क्षेत्र में श्री कृष्ण नगर मोहल्ले में अचानक 2 बम विस्फोट हुए। धमाके की आवाज से आसपास के लोगों में दहशत फैल गई। हालांकि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ। पुलिस के मुताबिक जिस मकान में बम विस्फोट हुआ वहां से 5 जिंदा बम बरामद किए गए हैं। जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पुलिस को मौके से 2 कारतूस भी मिले हैं। पुलिस फिलहाल किसी आपराधिक साजिश से इस पूरे मामले को जोड़कर देख रही है। तो हम नहीं जाने से गैस का खाना बनते तो गैस कहीं घर पर तो हम सब निकल के यहाँ आए तो लेने का से सारा लोग चले के रहत लखा ऊपर एगो लड़का रहे। क्या नाम है ऊपर? विकास। कृष्ण नगर के इस मोहल्ले में जो है आज एक बम विस्फोट की आवाज़ आई है, जिसमें पुलिस यहाँ पर त्वरित गति से पहुंची है। पता चला कि 2 विस्फोट हुए हैं और जब घर की तलाशी ली गई तो 5 और बम इसमें जिंदा मिले हैं और साथ में 2 कारतूस भी मिले हैं। जो लड़के यहाँ पे रह रहे थे उन लोगों की शिनाख्त हो गई है, उसके लिए टीम बना के छापामारी की जा रही है बहुत जल्दी। और देखिए, पिछले 2 दिनों की अगर बात करें तो पिछले 2 दिनों में 2 जगहों पर बम विस्फोट हुए हैं। सोमवार को लखीसराय में बम विस्फोट हुआ था, जबकि मंगलवार को मोतिहारी में विस्फोट हो गया। 2 तस्वीरों के जरिए आप 2 दिनों में विस्फोट की 2 घटनाओं को देख सकते हैं। पहली तस्वीर लखीसराय की है, जहां पिपरिया थाना क्षेत्र के वलीपुर गांव में बम ब्लास्ट से दहशत फैल गई। धमाका इतना जोरदार था कि गांव में अफरा तफरी मच गई। बम ब्लास्ट में बच्चे और महिला समेत कुल 7 लोग जख्मी हो गए। बताया जाता है कि वलीपुर निवासी शंकर रजक के घर में निर्माण कार्य चल रहा था और इसी दौरान ईंट के नीचे पॉलिथीन में छिपाकर 3 देसी बम रखे गए थे, जो कि दबाव पड़ने की वजह से ब्लास्ट कर गए। वहीं मंगलवार को मोतिहारी के एक मकान में विस्फोट हो गया, लेकिन गनीमत ये रही कि यहां पर किसी की भी जान नहीं गई। और जिस तरीके से लगातार बिहार के अलग अलग जिलों में बम विस्फोट के मामले सामने आ रहे हैं, उस पर कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह कि बिहार में बमों वाली साजिश रची जा रही है क्या? घर में बम आखिर क्यों रखा गया था, ये एक गंभीर सवाल है। और न्यूज़ 18 लगातार इस पूरे मामले को लेकर कई सवाल खड़े कर रहा है। 7 बमों के जरिए आखिर प्लानिंग क्या थी? सवाल ये भी कि पुलिस को 5 जिंदा बम मिले हैं, लेकिन बम आए कहां से, ये पता लगाना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। क्या मकान में बम बनाया जा रहा था? क्या अपराधी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे? जिस घर में विस्फोट हुआ वो लड़का आखिर फरार क्यों है? यहाँ एक सवाल और भी उठता है कि फरार लड़का किराए पर रहता था, तो क्या किराएदार का वेरिफिकेशन हुआ था? तो इस तरीके के तमाम सवाल जो है इस पूरे मामले को लेकर खड़े हो रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि हाल के दिनों में बिहार में कहां-कहां विस्फोट हुए। देखिए, तारीख दर तारीख हम आपको एक डेटा दे रहे हैं। 20 मार्च 2022 को देखिए,
मोतिहारी में घर में बम विस्फोट हुआ, जहां पर 5 जिंदा बम बरामद हुए, लेकिन यहां पर कोई हताहत नहीं हुआ, ये गनीमत रही। वहीं 3 मार्च 2022 की अगर बात कर ले तो यहां पर भागलपुर के तातारपुर के काजबली चौक में एक बड़ा बम विस्फोट हुआ और इस विस्फोट में 15 लोगों की मौत हो गई, 18 लोग जख्मी हो गए और 4 घर जो है वो जमींदोज हो गए, यानी कि ध्वस्त हो गए। 28 मार्च 2022 की बात करते हैं, जहां लखीसराय के वलीपुर गांव में विस्फोट हुआ और इस विस्फोट में एक महिला, 2 बच्चे समेत आधा दर्जन लोग यहां पर जख्मी हो गए। 9 मार्च 2022 को गोपालगंज में पटाखा बनाने के दौरान विस्फोट हुआ और इस विस्फोट में एक व्यक्ति की मौत हो गई, कई लोग जख्मी हो गए। 22 फरवरी 2022 की अगर बात कर लें तो खगड़िया में बम विस्फोट हुआ जिसमें 14 लोग जख्मी हो गए। तो ये वो मौत के आंकड़े और तारीख दर तारीख हम आपको डेटा दे रहे थे कि बिहार के जहां पर अलग अलग जिलों में बम विस्फोट हुए और इस विस्फोट में कई लोगों की जान चली गई। और बड़ी खबर पटना से, जहां पर दानापुर के जेडीयू नेता दीपक मेहता हत्याकांड में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर दानापुर के जेडीयू नेता दीपक मेहता हत्याकांड में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। पटना के एसएसपी ने एसआईटी का इस पूरे मामले को लेकर गठन किया है। पुलिस ने 4 लोगों को यहां पर हिरासत में भी लिया है और चारों लोगों से फिलहाल पुलिस जो है वो पूछताछ में जुटी हुई है। शूटर की गिरफ्तारी के लिए कई स्थानों पर इस वक्त छापेमारी जारी है और पुलिस का मामले का खुलासा का जल्द करने का यहां पर दावा किया गया है पुलिस की ओर से। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर दानापुर के जेडीयू नेता दीपक मेहता हत्याकांड में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। पटना के एसएसपी ने एसआईटी का गठन किया है और पुलिस ने फिलहाल 4 लोगों को यहां पर हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ लगातार जारी है और शूटर की गिरफ्तारी के लिए इस वक्त कई स्थानों पर छापेमारी भी होती हुई और पुलिस ये दावा कर रही है कि मामले को जल्द ही सुलझा लिया जाएगा और आरोपियों की गिरफ्तारी जल्द कर ली जाएगी। और अगली खबर बता रहे हैं आपको मुजफ्फरपुर से, जहां पर मुजफ्फरपुर के साधपुरा किला मोहल्ले में बदमाशों ने एक महिला के गले से सोने का चेन छीना और चेन लेकर मौके से फरार हो गया। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। महिला ने इसकी शिकायत पुलिस से की है। पुलिस सीसीटीवी की मदद से अपराधी तक पहुंचने की कोशिश में जुटी है। तस्वीरों में आप देखिए, साफ तौर पर दिख रहा है कि कैसे बाइक सवार अपराधी ने महिला से चेन छीन कर फरार हो गया और अब इस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस अपराधी की तलाश में जुटी हुई है। छपरा के सरकारी विद्यालयों में एनजीओ के माध्यम से मिड डे मील उपलब्ध कराया जा रहा है। छपरा सदर ब्लॉक के तेलपा स्थित एक सरकारी विद्यालय में एनजीओ की ओर से उपलब्ध कराए गए भोजन में छिपकली मिलने का मामला सामने आया है। छिपकली मिलने के बाद यहां ग्रामीणों ने हंगामा किया। भोजन में छिपकली मिलने के बाद कुछ लोगों की तबीयत यहां पर बिगड़ने की बात भी सामने आई है, लेकिन डॉक्टरों ने कहा है कि सभी बच्चों की हालत खतरे से फिलहाल बाहर है। तो बच्चों अभी फिलहाल सब ठीक है बच्चे। ये बिहार नॉर्मल सीबीएस बॉल्स वगैरह सब बढ़िया है। जो बच्चे, कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिन्हें उल्टी भी हुई है। अभी तक तो ऐसा मेरे पास नहीं आया। मेरे पास नहीं आया ऐसा कि मांग करेंगे हम सरकार से कि हम लोग खाना विद्यालय में बाहर से नहीं आना चाहिए, हम लोग का खाना यहीं बनना चाहिए और नहीं तो सूखा खाना जो पहले मिलता था लड़का का पोषाहार वो मिलना चाहिए। और खबर दानापुर से है, जहां पटना में नौबतपुर में बेहटा सरमेरा स्टेट हाईवे 78 पर डीजल से भरा पिकअप अचानक दुर्घटनाग्रस्त होकर बीच रोड पर पलट गया, जिसके बाद तेल लूटने के लिए ग्रामीणों के बीच होड़ मच गई। जिसके जो हाथ लगा उसी में तेल भरने लगा। कोई बोतल तो कोई गैलन लेकर तेल लूटने पहुंच गए। कुछ देर के बाद ड्राइवर को जब होश आया तो वो गाड़ी को सीधा करके गाड़ी लेकर चलता बना। मौके पर मौजूद लोगों ने कहा कि एक बड़ा हादसा होते होते बचा है। गाड़ी में लगभग 2200 लीटर डीजल भरा था, जिसमें 1600 लीटर गिरकर नष्ट हो गया है। हैरानी की बात यहां पर यह रही कि इसकी जानकारी नौबत पर पुलिस को नहीं है। और गोपालगंज में अनाज की कालाबाजारी थमने का नाम नहीं ले रही है। प्रशासन की तरफ से की गई छापेमारी में निजी गोदाम में सैकड़ों बोरा अनाज को जब्त किया गया है। मामला कटिया की रानीपुर इलाके का है। खबर के मुताबिक गुप्त सूचना के आधार पर अधिकारियों की टीम ने कार्रवाई करते हुए 440 बोरा पीडीएस का चावल बरामद किया है।
चावल को कालाबाजारी के लिए व्यवसायी दशरथ शाह के गोदाम में रखा गया था। छापेमारी के दौरान टीम ने पैकिंग मशीन, वजन मशीन और FCI का बोरा बरामद किया है। और बाढ़ अनुमंडल के टाल क्षेत्र के किसान फसल लूट की घटनाओं से काफी परेशान रहते थे। मोकामा से घुसवारी हो या फिर पंडारक थाना का सरहन टाल, सभी जगहों पर फसल लूट की वारदात होती है। जिन क्षेत्रों में फसल लूट की घटना ज्यादा होती है वहां पर घुड़सवार दल को तैनात किया गया है, जिससे किसान अपनी फसल काटकर सुरक्षित अपने घरों तक ले जा सकें। पुलिस घुड़सवार दल सुबह 6 बजे से टाल क्षेत्रों में घूमते रहते हैं। मोकामा और घुसवारी में इनकी तैनाती कर दी गई है। पहले से भी यहाँ पर फसल कटने के समय घुड़सवार दल आता रहा है और इस बार हम लोगों ने पिछले चुनाव में जो पंचायत स्तर के चुनाव थे उनमें भी घुड़सवार दस्ते मंगवाए थे। इनसे बख्तियारपुर का दियारा क्षेत्र हो, टाल क्षेत्र हो, मोकामा का टाल क्षेत्र हो, घुसवारी का टाल क्षेत्र हो, इन सब जगहों पर हमें काफ़ी आसानी रही। एक तो परंपरागत रूप से जो फसल चोरी की घटनाएं होती हैं इनको रोकने में मदद मिलती रही है पहले भी। मुजफ्फरपुर में दिमागी बुखार का खतरा एक बार फिर से बढ़ने लगा है। इसके साथ ही जिला और स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े पर सवाल उठने लगे हैं। जिला सिविल सर्जन के मुताबिक अब तक जापानी बुखार के एक भी मामले नहीं मिले हैं, जबकि DPRO कमल सिंह ने जिले में 4 मरीजों के मिलने की बात स्वीकारी है, जिसमें से एक की मौत हो गई, जिसकी कारण बीमारी के वास्तविक आंकड़े को लेकर जिला प्रशासन पर सवाल उठने लगे हैं। हालांकि श्री कृष्ण सिंह मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल की रिपोर्ट के मुताबिक इस बीमारी के 4 मरीजों की बात सामने आई है, जिसमें से एक की मौत की बात फिलहाल कही गई है। और सिवान में शिक्षक और उनके भाई पर हमला हुआ है। दोनों की हालत फिलहाल गंभीर बनी हुई है। घटना आंदर थाना क्षेत्र के हसनपुरवा गांव की है। बिहार अराजपत्रित शिक्षक संघ ने तो शिक्षक के भाई को यहां पर हमला हुआ है। दोनों को गंभीर चोट लगी है और सचिव शिक्षक अशोक कुमार प्रसाद और उनके भाई अनिल प्रसाद पर जानलेवा हमला किया गया। स्कूल जाने के क्रम में सड़क पर सरसों बिछाया गया था, तो उन्होंने कहा कि सड़क पर क्यों रखा गया है, ये बोलकर ये लोग स्कूल चले गए। जब शाम में स्कूल से लौट रहे थे तभी गांव के कुछ लोगों ने उन पर हमला कर दिया, जिसमें शिक्षक और उनके भाई के सिर में गंभीर चोट लगी है। सिवान सदर अस्पताल में दोनों का इलाज फिलहाल जारी है। हमला करने का आरोप गाँव के कुछ लोगों पर लगा है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। रोड पर क्या किया था, टिल्टी उल्टी पसार दिया था सरसों वाला। तो हम बोले कि भाई इतना मोटा काहे पसारे हो कि जाने पर गाड़ी स्लिप खा जाएगा, गिर जाएगा। और उसके बाद से उन्होंने बोला कि जाओ, ज़्यादा यकीन नहीं बनो, जाओ। हम निकल गए, स्कूल के लिए चले गए। स्कूल से जब आ रहे थे उधर से लगभग 6:30 बजे का टाइम था, तो वो लोग ताक लगा के बैठा हुआ था। कौन कौन? गांव पर बैठा हुआ था। गांव में कौन कौन? संदीप यादव था, संदीप यादव के पिताजी थे, उसका भाई चचेरा भाई 2 था, उसका बड़े पापा था। वहीं देखिए, भोजपुर के जगदीशपुर में युवक की कथित पिटाई से हुई मौत के बाद मृतक के शव का पोस्टमार्टम डीएम और एसपी के मौजूदगी में सदर अस्पताल में हुआ है। मृतक रोहित की मां ने बेटे की मौत के मामले में स्थानीय पुलिस को दोषी बताया। मृतक की मां के मुताबिक जगदीशपुर किला की सुरक्षा में तैनात जवान ने रोहित की बुरी तरह से पिटाई कर दी, जिसके बाद वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया। गंभीर रूप से रोहित को इलाज के लिए स्थानीय रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। मृतक की मां ने बेटे की मौत मामले में जांच की मांग कर दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की है। कोठी में अपना टहल रहा था। टहलने के बाद उधर से जब आया तो देखा कि CIT वाला एक लड़की को लेकर के कोठी के भीतर में नीचे में जो रखे हुए हैं, इस पर मेरा बेटा बबलू सिंह विरोध किया। इसको क्यों घुसाए हो, जल्दी निकालो इसको बाहर, जल्दी निकालो इसको। उसको खींच के निकाल रहा था। CIT वाला उसको बहुत मार मारे। जब हम हमारा बेटा राजू देखे खिड़की से तो चिल्लाए, क्यों मार रहे हो हमारे बेटा को, हम थाना को फोन करते हैं। तब इधर से भाग गया।
भागलपुर के सोनबरसा में बदमाशों ने एसआई के बेटे का अपहरण कर 45 लाख रुपए के फिरौती की मांग की है। खबर के मुताबिक बदमाशों ने बेपुर थाना के सोनबरसा स्थित तिनकुट्टी पंचायत के केदार कुंवर के 22 साल के बेटे रोहित का 28 मार्च की रात को अपहरण कर लिया था, जिसको लेकर अपहरित की मां ने स्थानीय थाने में मामला भी दर्ज करवाया है। जिसके बाद बदमाशों ने मोबाइल पर मैसेज कर फिरौती की मांग की है। रुपए नहीं देने पर लड़के की हत्या कर देने की धमकी भी दी गई है। अपहरित के पिता सीतामढ़ी जिले के एसआई के पद पर कार्यरत हैं। स्थानीय पुलिस शिकायत के आधार पर युवक की तलाश में फिलहाल जुट गई है। और इंसान के लिए अगर माँ के बाद किसी चीज का स्थान है तो वो है मातृभाषा का। माँ शब्द सीखने के बाद वो अपनी मातृभाषा सीखता है। इंसान जिंदगी में कितना भी आगे बढ़ जाए, उसके जीवन पर मातृभाषा की छाप हमेशा रहती है, क्योंकि मातृभाषा उसकी तरक्की की बुनियाद होती है। वो चाहता है कि उसकी मातृभाषा फले फूले और आगे बढ़े। यही कोशिश कल विधानसभा में विधायक मुरारी मोहन झा ने की। उन्होंने सदन में गैर सरकारी संकल्प लाया। उन्होंने सदन में मैथिली भाषा का मुद्दा उठा, लेकिन आरजेडी विधायक डॉक्टर रामानुज प्रसाद ने मैथिली को जाति विशेष की भाषा बताकर इसका विरोध शुरू कर दिया। तो देखिए, संस्कृत भाषा पर ब्राह्मणों की भाषा होने का ठप्पा लगा है। इसके अलावा मैथिली भाषा पर भी ब्राह्मणों की भाषा होने का ठप्पा लगा था। इसके अलावा देखिए, उर्दू भाषा पर भी मुसलमानों की भाषा होने का ठप्पा लगा था। तो किस तरीके से आप देखिए, सुनियोजित एक साजिश के तहत जो तमाम भाषाएं हैं उसे लेकर जो राजनीति चलती आ रही है, और इससे न सिर्फ उस भाषा का अपमान होता है, बल्कि जो लोग उस भाषा से जुड़ाव महसूस करते हैं उनका भी अपमान होता है। उर्दू भाषा के साथ भी ऐसा ही हुआ था, संस्कृत भाषा के साथ भी ऐसा ही हुआ था, और अब मैथिली भाषा के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, ये बहस का मुद्दा नहीं है, डिबेट का विषय बढ़ जाइए। उपाध्यक्ष देखिए, आरजेडी विधायक ने मैथिली को जाति विशेष की भाषा बताई। सरकार के संज्ञान में आ गई, आप वापस ले लीजिए। एक धर्म विशेष के द्वारा मात्र यह भाषा बोला जाता है महोदय, और पूरे मिथिलांचल में सभी धर्म के लोग सरकार के संज्ञान में आ गई, भाषा का प्रयोग करते हैं महोदय। सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ। माननीय सदस्य श्री शाहनवाज जी, माननीय सदस्य श्री शाहनवाज जी, बढ़ जाए, माननीय सदस्य शाहनवाज जी बोलिए। ठीक है, उपाध्यक्ष महोदय बोल दिए। सरकार के संज्ञान में आ गई, आप वापस ले लीजिए। एक धर्म विशेष के द्वारा मात्र यह भाषा बोला जाता है महोदय, और पूरे मिथिलांचल में सभी धर्म के लोग सरकार के संज्ञान में आ गई, भाषा का प्रयोग करते हैं महोदय। सदन की सहमति से प्रस्ताव वापस हुआ। और सुनियोजित साजिश के तहत भाषा को जाति विशेष और धर्म विशेष की भाषा बताकर उसकी उपेक्षा की जाती है। मैथिली भाषा से पहले संस्कृत भाषा पर ब्राह्मणों की भाषा होने का ठप्पा लगाया गया था। मैथिली भाषा पर भी ब्राह्मणों की भाषा होने का ठप्पा लगा। वहीं देखिए, उर्दू भाषा पर मुसलमानों की भाषा होने का ठप्पा लगा। तो आप देखिए किस तरीके से एक सुनियोजित साजिश के तहत इन तमाम भाषाओं पर एक जाति विशेष और धर्म विशेष से प्रभावित होने का ठप्पा लगा है, और इससे न सिर्फ भाषा का अपमान होता है बल्कि उससे जुड़े लोगों का भी अपमान होता है। अब आपको बताते हैं कि भाषा पर सियासत से किसको नुकसान होता है। तो देखिए, भाषा पर सियासत से मनुष्य जाति और भाषा दोनों को नुकसान होता है। मनुष्य जाति भाषा विशेष में मौजूद ज्ञान के भंडार से वंचित रह जाती है। जो बात आज मैथिली के साथ हो रही है, संस्कृत भाषा के साथ यही हुआ, और इसे सुनियोजित तरीके से ब्राह्मणों, तंत्र मंत्र और पूजा पाठ की भाषा कहकर इसकी उपेक्षा की गई। जबकि संस्कृत भाषा में मात्र 5% तंत्र मंत्र और पूजा पाठ की बात है, जबकि 95% हिस्सा ज्ञान, विज्ञान, कला, संस्कृति, साहित्य, औषधि, संगीत, शल्य चिकित्सा से संपन्न है। भाषा की उपेक्षा से भाषा धीरे धीरे नष्ट हो जाती है, और इसका नुकसान पूरी मानव जाति को उठाना पड़ता है। और अब खबर नवादा से, जहां पर मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा किया गया है। एसटीएफ और जिला पुलिस ने फरहा गांव में छापेमारी की, जहां से 6 बने हुए पिस्टल, 3 अर्धनिर्मित पिस्टल के अलावा 20 मैगजीन और 100 कारतूस बरामद किए गए हैं।
साथ ही 6 लोगों को यहां पर गिरफ्तार भी किया गया है। पुलिस ने 4 अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की और इस गन फैक्ट्री का मुंगेर कनेक्शन भी इस वक्त सामने आया है। पकड़े गए लोगों में नवादा का मोहम्मद आलमगीर अंसारी, मोहम्मद ऐनूल और मुंगेर के 4 लोग शामिल हैं। ग्रिल और शटर बनाने की दुकान के नाम पर गन फैक्ट्री चल रही थी। रजौली के एसडीपीओ ने बताया कि खबर मिली थी कि नवादा के हथियार स्मगलर ने मुंगेर में अवैध हथियार बनाने वालों से संपर्क किया है। पुणे निर्मित पिस्टल, 3 अर्धनिर्मित और बहुत सारा मिनी गन फैक्ट्री का जो टूल्स होता है, मशीन बरामद की गई है। नवादा पुलिस को एसटीएफ के सहयोग से एक बार फिर से बड़ी सफलता हासिल हुई है और इस बार नवादा पुलिस ने एसटीएफ की मदद से मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया है, जहां पे एक बड़े पैमाने पर हथियार बनाने का एक स्पॉट को जो है वो उजागर किया गया है। आप इस वक्त देख सकते हैं, इस वक्त हम मौजूद हैं अकबरपुर थाने में, जहां पे एसडीपीओ के नेतृत्व में अभी पीसी ऑर्गेनाइज की गई थी, जहां पे कुल 6 फर्निश्ड पिस्टल को जब्त किया गया है और 3 अनफर्निश्ड पिस्टल को बरामद किया। इसके साथ ही उनके ठिकानों से वाइल्स और कई उपकरण जो जब्त किए गए हैं, जो उन पिस्टल को बनाने में काम आते थे। और अकबरपुर पुलिस ने फरहा गांव में छापेमारी करते हुए अलग अलग लोकेशन पे छापेमारी कर कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें 4 लोग मुंगेर के हैं जो यहाँ नवादा हायर करके लाए गए थे और उनके द्वारा जो है सो पिस्टल यहाँ पे बनाने का काम कराया जाता था। और एक लाइनर को भी पकड़ा गया है जो बिहार के अलग अलग हिस्सों में पिस्टल बेचने का काम करते थे। और 2 स्थानीय युवक जो है, जो नवादा के ही रहने वाले हैं, उनको भी इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। तो कुल मिला के नवादा पुलिस की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई की गई है। हालांकि इसमें एसटीएफ की तरफ से ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया गया है। तो नवादा पुलिस को एक लंबे अरसे के बाद अवैध हथियार बनाने का जो एक बड़ा जो सूचना जो प्राप्त हो रहा था, उसका पुलिस ने उद्भेदन किया है। तो आने वाले समय में जो रामनवमी का त्यौहार है, उसको लेके उसके मद्देनजर पुलिस को यह बड़ी सफलता हासिल हुई है। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।